बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शौहर के मरने के बाद हमारे घर फाकों की नौबत आ गई। मेरी 3 जवान बेटियां थीं। एक रात में परेशान बैठी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जो ही दरवाज़ा खोला तो कोई न था, बस आटे की बोरी पड़ी थी। मैं देखकर बहुत खुश हुई कि अल्लाह ने मदद कर दी मेरी। यूं 10 दिनों बाद मुझ समेत मेरी तीनों बेटियों की तबीयत शदीद ख़राब हो गई। अस्पताल गई तो मुझ पर बिजली गिर पड़ी कि हम चारों माँ बेटियां हामला हो गई हैं। मैंने रोते हुए सब कुछ डॉक्टर को बताया तो वो बोली, बीबी ये पुलिस केस है, वहाँ जाओ। मैं फ़ौरन पुलिस स्टेशन गई तो वहाँ इंस्पेक्टर मेरी बात सुनकर बोला, ये मुजरिम तो पकड़ा गया है, बहुत सी औरतों के साथ हुआ है ये सब, जा देख ले अंदर। जो ही मैं अंदर उस आदमी को देखने गई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो रात के 8 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। मैं और मेरी तीनों बेटियां दरवाजे पर दस्तक होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थीं। हम चारों की नज़रें दरवाजे पर टिकी हुई थी और जैसे ही 8 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक होते ही हम चारों के चेहरों पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैं अपनी बेटियों को वहीं इंतज़ार करने का बोलकर दरवाजे की तरफ तेज़ तेज़ कदम बढ़ाने लगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो पिछले 8 दिनों की तरह आज भी एक बोरी दरवाजे के बिल्कुल सामने पड़ी थी, मगर उसके इर्द गिर्द कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। आज 8 दिन हो गए थे। हर रोज़ पूरे 8 बजे हमारे दरवाजे पर दस्तक होती, लेकिन जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलती तो बाहर एक बोरी के अलावा और कोई चीज़ वहाँ मौजूद ना होती। शुरू शुरू में तो मुझे और मेरी बेटियों को बहुत अजीब लगता था, लेकिन चूंकि घर में खाने के लाले पड़े थे इसीलिए मैं बेहिस हो गई और ये जाने बगैर कि बोरी आती कहाँ से है और बोरी रखने वाला आखिर है कौन। मैं खामोशी से हर रात खाने से भरी उस बोरी को उठा लेती और खुद समेत अपनी बेटियों को भी उसमें से खाना दे देती। आज जब मैं बोरी उठाए वापस मुड़ने लगी तो मेरी नज़र अपनी गली के नुक्कड़ पर छुपकर खड़े मौलवी साहब पर पड़ गई और वो छुपकर मुझे ही देख रहे थे। मैंने जैसे ही बोरी को पकड़ा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में एक अजीब सी चमक बिखर गई। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मौलवी साहब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मैंने बोरी को आराम से अंदर किया और खुद दरवाजे से टेक लगाकर खुद को अच्छे से छुपाकर दरवाजे के सुराख से बाहर देखने लगी। जबकि जैसे ही मौलवी साहब को लगा कि मैं अंदर जा चुकी हूँ, उन्होंने फ़ौरन से अपनी जेब से एक फ़ोन निकाला और किसी से मशकूक अंदाज में बात करने लगे। मैंने सुना वो किसी से कह रहे थे, हाँ हाँ भाई साहब, काम हो गया है, आज फिर बोरी अंदर जा चुकी है। मैं इतनी बात सुनते ही दंग रह गई। मैं सोच में पड़ गई कि भला मौलवी साहब किस शख्स को मेरी मुखबरी कर रहे हैं, क्या ये खुशी से ये सब कर रहे हैं। लेकिन मैंने खुद ही इस सोच की नफ़ी कर दी, क्योंकि मौलवी साहब तो गरीब से इंसान थे जिनको रोटी तक मोहल्ले के मुंशी जी के घर से जाती थी। तो फिर आखिर वो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें ये सब करने के लिए कोई मजबूर कर रहा है? लेकिन कौन कौन करेगा हमारी मदद? क्योंकि जब से मेरे शौहर की वफ़ात हुई थी तब से मोहल्ले वालों ने हमें मुंह तक लगाना छोड़ दिया था। मदद करना तो बहुत दूर की बात थी। मैं यही सोच रही थी कि एकदम मेरे जहन में ख्याल आया कि क्या ये जो रोज़ बोरी में खाना आता है ये सही है भी या नहीं। क्या कोई हमें कुछ गलत तो नहीं खिला रहा? ये ख्याल आते ही मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए और मेरे माथे पर पसीना आने लगा। इतने में मेरी बड़ी बेटी मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी, अम्मा आप अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हैं? चले अंदर आ जाएं और हम सबको खाना दें। आप जानती हैं हम सबको कितनी भूख लगी है। मैंने अपनी बेटी की बातें सुनते ही फ़ौरन से हाँ में सर हिलाते हुए बोरी को अच्छे से पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ गई। रोज़ की तरह आज भी बोरी में 2-3 किलो आटा, सब्जी और कुछ दूसरा सामान था। मैंने जल्दी से आटा गूंद कर रोटियां बनाई, जबकि मेरी बेटियों ने जल्दी से सब्जी काट कर सालन तैयार कर दिया। फिर हम सब ने खाना खाया और बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। मेरी मंझली बेटी रोज़ पूछे जाने वाला सवाल आज फिर पूछने लगी कि अम्मा आखिर कौन है जो रोज़ हमारे दरवाजे पर ये बोरी रखकर चला जाता है? आजकल के दौर में तो कोई किसी का नहीं बनता, तो ये कौन है जो बगैर अपना आप जाहिर किए हमारी मदद कर रहा है? या अम्मा ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा हो? ये सब सवालात तो मुझे भी बहुत तंग करते थे। मैं भी ये समझने से कासिर थी कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है। और फिर आज मौलवी साहब की वो मशकूक सी हरकत याद करके मैं मज़ीद टेंशन का शिकार हो रही थी। इतने में मेरी बड़ी बेटी तानिया मेरी मंझली बेटी सानिया को डांटते हुए बोली, क्या पता कोई हो जो छुपकर रज़ाए इलाही की खातिर हमारी मदद कर रहा हो, और तुम ज़्यादा सवाल पूछ कर अम्मा को तंग मत करो। अब आराम से सो जाओ और जैसा चल रहा है ऐसे ही चलने दो।
मेरी बेटियां तो एक दूसरे से उलझते हुए फिर मिलाकर खुद को तसल्ली देकर सो गई थी, लेकिन मुझे किसी पल चैन नहीं आ रहा था। मेरा जहन बार बार कुछ गलत होने का संदेशा दे रहा था। कुछ तो झोल था जो अभी तक मुझसे मख्फी था। मैं इसी तरह अपनी सोचों से लड़ती न जाने कब सो गई, पता ही न चला। अगला दिन भी इन्हीं सोचों में गुजर गया। रात होते ही हम सब फिर 8 बजने का इंतज़ार बहुत शिद्दत से करने लगी थी, और फिर पूरे 8 बजते ही हमारा इंतज़ार दरवाजे पर होने वाली दस्तक से इख्तिताम को पहुंचा। मैं जैसे ही बोरी उठाने के लिए बाहर गई तो मैंने चुपके से गली के नुक्कड़ की तरफ देखा, जहां आज भी मौलवी साहब खुद को छुपाकर खड़े हुए मुझे ही देख रहे थे। आज फिर मैंने बोरी को अंदर करते थोड़ा सा दरवाज़ा बंद करके सुराख से बाहर देखने लगी। आज भी मौलवी साहब कल की तरह चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में ढेरों चमक लिए किसी से कल वाले अल्फाज ही दोहरा रहे थे कि काम हो गया है। मैं ये सुनते फिर से मरे मरे कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गई। मेरा दिमाग मजीद उलझन का शिकार हो चुका था, लेकिन मैं खुद को संभाले अपनी बेटियों को खाना बनाकर देने लगी। मगर आज जैसे ही हम चारों ने खाना खाया था, थोड़ी देर बाद ही हम सब का सर चकराने लगा और हम सब पर नींद एकदम इस कदर गालिब आई कि हम लेटते ही ढेर हो गई थी। जबकि सुबह 12 बजे के करीब जाकर मेरी आंख खुली थी। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था और मुझे काफ़ी चक्कर भी आ रहे थे। मैंने खुद को संभाले जल्दी से अपनी बेटियों को देखा। वो तीनों अभी तक बेसुध लेटी हुई थी। मैंने जल्दी से उनकी तरफ बढ़ते उन्हें हिलाना शुरू किया और फिर थोड़ी देर बाद वो तीनों भी जाग गई। लेकिन उन तीनों की हालत भी मुझसे अलग नहीं थी। वो तीनों भी अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। मैं हिम्मत करके उठी और अपनी बेटियों को किचन से पानी लाकर पिलाया और खुद भी पिया। हमारी हालत कुछ हद तक बेहतर हुई थी कि अचानक ही मुझ समेत मेरी तीनों बेटियों के पेट में शदीद दर्द उठा और बारी बारी हम सबको उल्टी आने लगी। चंद ही मिनटों में दोबारा हमारी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैं ये सोच सोचकर परेशान थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि हम चारों की तबीयत एक साथ खराब हुई है। मैं सोचने लगी कि क्या बोरी में आने वाला खाना जहरीला था या उसमें कुछ मिलाया गया था कि हमारी तबीयत इतनी खराब हो गई। मैं इन्हीं सवालात में घिरी हुई थी कि मेरी बेटियों की तबीयत मजीद बिगड़ने लगी। इसलिए मैं अपनी सोचों को लगाम दिए उन तीनों को अपने साथ लिए घर से निकली। अब मेरा रुख हमारे घर के पास बनी सरकारी डिस्पेंसरी की तरफ था। मैं यूं ही अपनी बेटियों को तड़पते नहीं देख सकती थी, इसीलिए उनके और अपने चेकअप की खातिर मैंने उस सरकारी डिस्पेंसरी की राह ली थी। थोड़े से इंतज़ार के बाद हम सबका बारी बारी चेकअप किया गया। डॉक्टर सुमेरा ने हम सबके कुछ टेस्ट किए और फिर जो खबर डॉक्टर सुमेरा ने हमें सुनाई, उस खबर ने हम चारों माँ बेटियों को हिला कर रख दिया था। हम चारों एक दूसरे की तरफ फटी फटी आंखों से देखने लगी। ये खबर हम सब पर कोई अजाब बनकर नासिल हुई थी, ऐसा अजाब जिसने हम चारों को एक दूसरे के सामने सर तक उठाने के काबिल नहीं छोड़ा था। हम चारों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी, मगर शर्मिंदगी से ज़्यादा हम हैरत और बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला थी कि भला ये क्यों कर मुमकिन था। क्या ऐसा भी हो सकता था जो हम चारों के साथ हुआ था? हम चारों एक साथ एक ही वक्त में हमला हो चुकी थी। मुझ समेत मेरी बेटियों के रंग भी जर्द पड़ चुके थे। मैंने खुद को कंपोज किया और डॉक्टर को अपनी और अपनी बेटियों की हकीकत बताने लगी कि हम चारों औरतें घर में अकेली होती हैं, हमारे साथ कोई भी मर्द नहीं रहता, यहाँ तक कि मेरा शौहर या बेटा भी नहीं। जब हम सब मर्द की ज़ात से ही दूर हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि हम चारों एक ही वक्त में हमला हो जाएं? मेरी बात सुनते ही डॉक्टर ने हैरत से मुझे घूरने लगी और फिर नागवारी से बोली कि बीबी, ये पुलिस केस है, अभी जाओ और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ, वरना अस्पताल की इंतज़ामिया तुझ समेत तेरी बेटियों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मैं डॉक्टर की धमकी सुनते ही खौफ से सफ़ेद पड़ गई। साथ ही साथ मैं हद दर्जा हैरान हुई कि भला हमने कौन सा गुनाह किया है। हम तो खुद मजलूम हैं, तो फिर ये डॉक्टरनी हमारा साथ देने के बजाय हमें धमका क्यों रही है? मगर चूंकि मुझे अपनी और अपनी बेटियों की इज्जत और जान बहुत अजीज़ थी, इसीलिए मैं खुद को मजबूत बनाते अपनी बेटियों को साथ लिए अस्पताल से निकलती करीबी पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ गई। जैसे ही पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचे तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। मुझे ठंडे पसीने आने लगे क्योंकि मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ मेरी तीन जवान जहां बेटियां मौजूद थीं। मेरा सोच सोच कर दिल घबराने लगा कि अगर पुलिस स्टेशन में सबने हमें ही कसूरवार ठहराया तो, अगर मेरी बच्चियों के किरदार पर बात आ गई तो। ऐसे बहुत से सवालात मेरे दिमाग में घूमने लगे। मैं अपनी बेटियों के लिए यहाँ से चली जाना चाहती थी, लेकिन फिर दूसरी तरफ मुझे डॉक्टर ने की धमकी याद आ जाती है।
इसीलिए मैं अपनी तमाम मनफी सोचों को पसे पुश डालकर अपनी बेटियों के हमरा पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई। पुलिस स्टेशन में हर तरफ अजीब सा शोर मचा हुआ था। कुछ मुजरिम लॉकअप के अंदर खामोशी से बेसुध पड़े थे, जबकि कुछ मुजरिम बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। जबकि पुलिस का अमला भी यूं ही अपने अपने काम में मसरूफ़ था। कोई रिपोर्ट लिख रहा था, कोई मुजरिमों की धुलाई कर रहा था, तो कोई खाना खाने में मसरूफ़ था। मैं सारे पुलिस स्टेशन का दायराना जायज़ा लेने के बाद एक सूटेड बूटेड से पुलिस इंस्पेक्टर के पास चली गई। मुझे देखते ही वो अफसर सीधा हो बैठा और फिर पूछने लगा, बता बीबी, किस केस के सिलसिले में तू यहाँ आई है? ये कहते साथ ही उसने मुझ समेत मेरी तमाम बेटियों को भी एक नज़र देखा और फिर टेबल पर पड़ा फ़ोन अपने हाथ में लेकर कुछ टाइप करने लगा। मैं डरते हुए सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई और फिर डरते हुए आहिस्ता आहिस्ता पुलिस इंस्पेक्टर को सब बताती चली गई। मैंने उसे हमारे घर के दरवाजे पर रखी जाने वाली बोरी से लेकर तबीयत के ख़राब होने और फिर हमला होने तक की तमाम बातें बता डाली। मेरी बात सुनते ही इंस्पेक्टर मुतमईन सा हो गया और फिर वो मुझे देखकर मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, बाजी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका मुजरिम पकड़ा गया है। मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा तो वो वजाहत देते हुए बोला, बाजी, पिछले 1 हफ्ते से इसी तरह मुख्तलिफ लोगों के घरों के बाहर खाने की बोरियां रखी जाती थीं। लोगों ने जैसे जैसे उन बोरियों में से खाना शुरू किया तो यूं ही उनकी हालत भी ख़राब होने लगी और चेकअप करवाने पर पता चलता कि वो औरतें हामला हो चुकी हैं। हमें काफ़ी दिनों से इस तरह की बहुत सी रिपोर्ट्स मौसूल हो रही थी और चूंकि पिछले 3 दिनों से इस मुजरिम की तलाश में थे, बिलाखिर आज सुबह ही हम इस मुजरिम को पकड़ने में कामयाब हो चुके हैं। हमने उसे लॉकअप नंबर 3 में बंद किया है। आप जाकर उससे मिल सकती हैं। इंस्पेक्टर चेहरे पर रिवायती मुस्कुराहट से जाकर कहता दोबारा अपने फ़ोन में मसरूफ़ हो चुका था। अपने और अपनी बेटियों के मुजरिम का अंजाम सुनकर मुझे खुशी तो बहुत हुई, लेकिन मुझे दिल में कहीं ना कहीं दुख और परेशानी भी लाक होने लगी कि पहले तो इस बोरी के आ जाने से हमारा गुजारा हो जाता था, लेकिन अब हम माँ बेटियाँ कैसे गुजारा करेंगी। मैं इन्हीं सोचों में मगन सी लॉकअप नंबर 3 के बाहर आकर खड़ी हुई। मेरे पीछे ही मेरी बेटियां भी खड़ी थीं। मैंने जैसे ही आंख उठाकर सामने खड़े मुजरिम को देखा तो मुझे लगा जैसे अब मुझे अगला सांस नहीं आएगा। हैरत की ज्यादती की वजह से मेरी आंखें बाहर उबलने को थीं। मुझे लगा कि पुलिस स्टेशन की छत किसी ने मेरे सर पर गिरा दी हो। मेरी आंखें सामने खड़े शख्स को तस्लीम करने से इनकारी थी। मुझे अपना सांस घुटता हुआ महसूस होने लगा, जबकि मेरी बेटियों की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ न थी। वो भी फटी फटी आंखों से सामने खड़े शख्स को देख रही थी। हम चारों ने बेसाख्ता आंखों में ढेरों हैरत व बेयकीनी समाये एक दूसरे को देखा और फिर दोबारा सामने खड़े शख्स को देखने लगी, क्योंकि सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम हानिया तनवीर है। मेरी तालीम BA तक की है। मैं एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। मैं 3 साल की थी जब मेरे वालिदैन एक कार एक्सीडेंट में वफात पा चुके थे। मेरी परवरिश मेरे चचा ने की थी। जैसे ही मैं 18 साल की हुई तो मेरे चचा ने मेरी शादी अपने दोस्त के इकलौते बेटे तनवीर अहमद से कर दी, जबकि मेरी शादी के 5 साल बाद ही मेरे चचा भी इंतकाल कर गए थे। मेरा शौहर तनवीर अहमद भी एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता था। मुझे हमेशा उसने मान, इज्जत और मोहब्बत से रखा था। चूंकि मेरे ससुर हमारी शादी से 2 साल बाद ही वफात पा चुके थे, इसलिए हमारे घर में मैं और मेरा शौहर और मेरी सास ही रहते थे। मेरी सास ने भी बहुत चाहत और मोहब्बत से मुझे रखा था। हमारी शादी के 3 साल बाद अल्लाह ने हमें बेटी की सूरत में औलाद जैसी नेमत से नवाजा था। फिर इसी तरह कुछ साल के वक्फे से मुझे 2 और बेटियों से नवाजा गया। मेरी तीसरी बेटी की पैदाइश के चंद माह बाद ही मेरी सास वफात पा गई थी। जिंदगी यूं ही चलती रही और मेरी बेटियां जवान हो गईं। जिंदगी बहुत पुरसुकून और हसीन थी कि एक दिन अचानक हमारी खुशियों को नज़र लग गई। एक दिन अचानक हमें खबर मिली कि मेरे शौहर तनवीर अहमद एक बस हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। यह खबर हम पर किसी ज़लज़ले की तरह नाजिल हुई, जिसने मुझ समेत मेरी बेटियों की ज़िंदगी भी हिला कर रख दी। मैंने अपने शौहर की लाश के लिए जब इस्तदा की तो हमारे मोहल्ले के मौलवी साहब ने एक बार फिर मुझे अज़ियतनाक खबर सुनाई। वो कहने लगे कि बस ब्लास्ट होने की वजह से ज़्यादातर लोगों की लाशें इस हद तक जल चुकी थी कि उनके आज़ा तक का मिलना नामुमकिन था। इसी वजह से तमाम हड्डियों को इकट्ठा करके इज्तिमाई जनाजा पढ़ा दिया गया। यह खबर सुनते ही मैं ढह सी गई थी। मुझे अपने महबूब शौहर का आखिरी दीदार तक नसीब नहीं हुआ था, लेकिन शायद किस्मत को यही कबूल था। मेरे शौहर के गुजर जाने के बाद ज़िंदगी बहुत दुश्वार हो गई थी। लोगों ने हम पर ज़मीन तंग कर दी थी। जो ही हमारा वाहिद सहारा हमसे जुदा हुआ था, हमारे तो सर से आसमान ही उठ गया था। ज़िंदगी इस कदर मुश्किल हो जाएगी
हमने कभी सोचा न था। हमारे घर में खाने के लाले पड़ गए। कई कई दिन मैं और मेरी बेटियां फाके करती। मैंने कई जगह मुलाजमत के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर जगह से नाकामी का सामना करना पड़ा। एक दिन हम यूं ही भूखी प्यासी बेहाल सी सहन में बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। चूंकि कोई हमारे घर का रुख नहीं करता था, इसलिए मैं हैरान सी होती उठकर दरवाज़ा खोलने चली गई। लेकिन बाहर मुझे कोई शख्स न मिला, मगर एक बोरी ज़रूर मिल गई। और फिर बस इसी तरह हर रात हमारे दरवाजे पर कोई बोरी रख जाता और यूं हमारा गुजारा होने लगा। मगर एक दिन हमें तबीयत खराबी की वजह से अस्पताल जाना पड़ा, और फिर वहां से हमला होने की खबर मिलते ही हमें पुलिस स्टेशन का रुख करना पड़ा। लेकिन लॉकअप में कैद अपना मुजरिम देखकर मैं हैरत के समंदर में गौते खाने लगी, क्योंकि उस लॉकअप में खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर ही था। मेरा शौहर हम सबको अपने सामने यूं खड़ा देखकर पहले तो बहुत हैरान हुआ, और फिर अचानक ही वो शर्मिंदा होते हुए हमसे नजरें चुराने लगा, जबकि मैं और मेरी बेटियां अभी तक इस हकीकत को तस्लीम करने से कासिर थी। भला ये कैसे मुमकिन था कि जिस शख्स को हम सब मारा तस्वुर कर चुकी थी, आज वो हमारे सामने सही सलामत खड़ा था। मगर उसकी आंखों में ये शर्मिंदगी कैसी थी? क्या उस जुर्म की शर्मिंदगी थी, या किसी और फेल ने उसे हमसे शर्मिंदा कर दिया था? मैं और मेरी बेटियां अपने सामने अपने वाहिद सहारे और मुहाफिज को देखकर बैक वक्त ही रोने लगी। हमें रोता देखकर मेरे शौहर की आंखें भी नम हो चुकी थी, मगर वो खुद को बिखरने नहीं दे सकता था। इसीलिए खुद को संभालते हुए हम सबको भी खामोश करवाने लगा। मैं थोड़ी देर बाद ही खुद को कंपोज कर चुकी थी, क्योंकि मुझे भी अपने शौहर से बहुत से सवालात के जवाबात जानने थे। मुझे जानना था कि अगर वो जिंदा था तो वो इतने दिनों से था कहाँ, उसके मरने की झूठी खबर किसने और क्यों फैलाई, और फिर वो आज मुजरिम की हैसियत से जेल में क्या कर रहा था। ऐसे बहुत से सवालात मैंने उससे करने शुरू कर दिए। मेरे इतने सारे सवालात सुनते ही मेरा शौहर शर्मिंदा सा होकर सर झुकाए बिना रुके बोलता गया। वो जैसे जैसे मेरे सवालात के जवाबात देता गया, वैसे वैसे मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूटते गए। मेरे चेहरे पर साए से लहराने लगे। मैं एकदम साकत नजरों से दम साधे उसे सुनती गई। वो मुझसे कहने लगा कि मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल और पुरसुकून थी। मैं अपनी बीवी और 3 बेटियों के साथ बहुत खुश था। मेरी आमदन भी इतनी थी कि हम सबका गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता था। मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी, जबकि अपनी बेटियों में मेरी जान बसती थी। चूंकि मेरी तीनों ही बेटियां माशाल्लाह नौजवान थीं, इसीलिए अब मैं उनके लिए रिश्ते तलाश कर रहा था। मगर कुछ हासिदीन ऐसे भी थे जो मेरी इज्जतदार और खुशहाल जिंदगी से बहुत नफरत करते थे। वो मुझे बर्बाद कर देना चाहते थे, लेकिन मैं उनसे नावाकिफ था। एक दिन यूं ही हम सब दोस्त बैठे गपशप लगा रहे थे कि मेरा दोस्त दिलावर मेरे पास आकर बैठ गया। वो काफ़ी देर मुझसे बातें करता रहा, और फिर अचानक उसने मेरे आगे सिगरेट कर दी। चूंकि मैं हल्की फुल्की कभी कभार दोस्तों के साथ मिलकर स्मोकिंग कर लेता था, इसीलिए मैंने उस दिन भी खामोशी से उसे सिगरेट ले ली। वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मैंने जैसे ही 2-4 कश लिए, मुझे अजीब खांसी सी आने लगी और मेरी आंखों से भी आंसू आने लगे। मुझे स्मोकिंग करते ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसीलिए आज मैं अपनी हालत पर हैरत ज़दा था। मैंने बेइख्तियार सिगरेट अपने नाक के पास ले जाकर सूंघी तो मुझे मालूम हुआ कि इस सिगरेट में नशा और ड्रग्स मिलाए गए थे। मेरे कुछ कहने से पहले ही दिलावर शर्मिंदा सा होता मुझसे माजरत करता हुआ वहां से निकल गया। उसके बाद अक्सर ही किसी न किसी चीज़ में ड्रग्स मिलाकर दिलावर मुझे देने लगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस जहर की लत लग गई। अब ड्रग्स लेना मेरी मजबूरी बन चुका था, और इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर दिलावर ने मुझे एक पेशावर चोरों की गैंग से मिलवा दिया। मैं रोज़ उनके पास बैठता, उनके साथ जुआ खेलता और उनसे ड्रग्स खरीदता था। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर काफ़ी कर्जा जमा हो गया। अब वो गैंग अपने पैसे वसूल करने की खातिर मुझ पर दबाव डालने लगी। उन्होंने मेरे सामने ये शर्त रखी कि या तो मैं उनके साथ चोरियां और डकैतियां करना शुरू कर दूं, या फिर फ़ौरन के फ़ौरन उनके कर्ज की रकम उन्हें वापस कर दूं। इन दोनों ऑप्शंस को पूरा करना मेरे बस में ही नहीं था, क्योंकि पहला ये कि मैं ड्रग्स लेकर नशा करके नशे तो बन सकता था, लेकिन किसी के घर पर डाका डालकर या किसी की जमा पूंजी लूटकर मैं चोर और डाकू नहीं बन सकता था। मेरा ज़मीर मुझे ये करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता था। और दूसरा, उस वक्त मेरे पास इतनी रकम मौजूद नहीं थी जो मैं उन्हें देकर अपनी जान बचा सकता। इसीलिए मैंने उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी तो वो लोग हत्ते से उखड़ गए। उन्होंने मुझे मोहलत देने से साफ इनकार कर दिया।
साथ ही साथ उन्होंने मुझे धमकी दे दी कि अगर मैंने उनके साथ उनकी गैंग में शमूलियत करके चोरियों और डकैतियों का काम शुरू ना किया या मैंने उनकी रकम उन्हें वापस ना की तो मजबूरन मुझे अपनी बीवी या अपनी बेटियां उनके हवाले करनी पड़ेंगी। उनकी ये धमकी सुनते ही मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरा दिल अपने पांव के नीचे रखकर कुचल दिया हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी रूह अभी परवास कर जाएगी। मुझे तो अपनी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मैं अपनी बाकिरदार बीवी और मासूम बेटियों को उन दरिंदों के हाथ लगने नहीं दे सकता था। इसीलिए मैंने हिम्मत दिखाई और मसलिहत से काम लेते हुए उन डाकुओं की गैंग के सरगना को उनकी गैंग में शामिल होने की रजामंदी दे दी। मैं उनसे डील करके वापस चला आया, लेकिन घर आने के बजाय मैंने सीधा अपने मोहल्ले में बनी मस्जिद का रुख किया, क्योंकि मुझे अब किसी की मदद की अशद ज़रूरत थी और वो मदद सिर्फ और सिर्फ मौलवी साहब ही कर सकते थे। मस्जिद में पहुंचते ही मैंने नमाज अदा की, अपने अमाल की माफ़ी मांगी और अपनी बीवी और बेटियों की हिफाजत की दुआ मांगकर मैं उठ खड़ा हुआ और सीधा मेंबर के पास बैठे मौलवी साहब के पास चला आया। मैंने उनसे मदद मांगी। उन्हें कहा कि आप सुबह होते ही मेरे घर में और पूरे मोहल्ले में और मेरे ऑफिस में भी, यहाँ तक कि मेरे तमाम दोस्तों में भी मेरी मौत की झूठी खबर फैला दीजिएगा। मौलवी साहब को चूंकि मैं गैंग वालों की तमाम हकीकत बता चुका था, इसीलिए उन्होंने पूरे दिल से मेरा साथ दिया और मेरी मदद की। जबकि उसी रात मैं लाहौर से कराची की तरफ अपने मरहूम वालिद के दोस्त डॉक्टर तौसीफ बुखारी के घर के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उन्हें भी मैंने अपनी गुज़िश्ता हालत और मौजूदा सूरत हाल से आगाह कर दिया। चूंकि अंकल तौसीफ मुझे अपने बेटों की तरह ही चाहते थे, इसीलिए उन्होंने न सिर्फ मुझे अपने पास पनाह दी, बल्कि मेरे नशे को छुड़वाने के लिए उन्होंने बाकायदा मेरी मदद की और मुझे इस जिल्लत से बचाया। जब मैं बिल्कुल सेहतियाब हो गया तो उन्होंने मुझे जॉब दिलवाई। मैं अच्छी खासी रकम जमा करने में जब कामयाब हो गया तो मैंने वापस लाहौर अपनी बीवी और बेटियों के पास आने का फैसला किया, क्योंकि मैं उन्हें यूं दरबदर ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता था। मैं जैसे ही लाहौर पहुंचा तो मुझे मौलवी साहब से ही मालूम हुआ कि उसी गैंग के लोग मेरी हड्डियां तक ढूंढने में लगे हुए हैं। इसीलिए मैंने फिलहाल खुद को सबसे छुपाए रखने का फैसला किया। मगर अब मैं हर रोज एक खाने की बोरी पैक करके मौलवी साहब के हाथ अपने घर भिजवा देता था, ताकि मेरी बीवी और औलाद मुफलिसी की जिंदगी न गुजारे। मगर एक दिन न जाने क्या हुआ, मैं बोरी उठाए मौलवी साहब को देने जा रहा था कि मुझे रास्ते में से ही पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया और आज मैं यूं मुजरिम बने अपनी ही बीवी और बेटियों के सामने खड़ा हूं। अपने शौहर की इस कदर दर्दनाक बातें सुनकर मेरा दिल होल उठा। मैंने बेसाख्ता उस शख्स को देखा जिसने सिर्फ हमारे खातिर खुद को की नज़ीयतों से गुजारा था। अभी मैं अपने शौहर से कुछ कहने ही लगी थी कि हवलदार आकर हमारे सर पर खड़ा हो गया और सख्ती से कहने लगा, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। मैं रोते हुए अपने शौहर को देखने लगी। उसने मुझे हौसला दिया और कहने लगा कि यहाँ से सीधा मौलवी साहब के पास जाना, उनके पास अंकल तौसीफ का नंबर है, उनसे वो नंबर लेकर अंकल को कॉल करके सारी हकीकत से आगाह कर देना। फिर इंशाअल्लाह अंकल तौसीफ तुम सबका साथ देंगे और मैं ज़रूर बाइज्जत बरी हो जाऊंगा। मैंने उनकी बात मानते हुए हाँ में सर हिलाया और घर के लिए चल दी। अपने शौहर की हिदायत के मुताबिक मैं सीधा मौलवी साहब के पास आई। उनसे फ़ोन लेकर अंकल तौसीफ को सब कुछ बता दिया। वो मेरी बातें सुनकर मुझे हौसला देते हुए बोले, बेटा परेशान मत हो, मैं आज की फ़्लाइट से ही लाहौर पहुंच रहा हूं। मैं अपनी बेटियों को लेकर घर पहुंची और शाम होते ही अंकल तौसीफ हमारे घर पहुंच गए। वो मुझे और मेरी बेटियों को लेकर अपने फ्लैट में चले गए, क्योंकि उनके मुताबिक हम उनके घर में महफूज थी। उनके फ्लैट में पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले हमें खाना खिलाया और फिर एक लेडी डॉक्टर को बुलवाकर हमारा चेकअप करवाया, जिसके मुताबिक हम चारों माँ बेटियां हामला नहीं थी, बल्कि हमें बस ज़रा सी फूड पॉइजनिंग हुई थी और हमारे खाने में कुछ केमिकल्स मिलाए गए थे, जिसकी वजह से हमारी हालत इस कदर ख़राब हो चुकी थी। ये इंकिशाफ होते ही हम सब ने शुक्र का सांस लिया, लेकिन अब हम ये सोच रहे थे कि आखिर उस सरकारी डिस्पेंसरी की हेड डॉक्टरनी ने हमसे हमारे हमला होने का झूठ क्यों बोला था। अंकल तौसीफ लाहौर के सबसे महंगे तरीन वकील को मेरे शौहर तनवीर का केस लड़ने के लिए हायर कर चुके थे। अंकल तौसीफ के पुलिस में भी बहुत रवाबित थे, इसीलिए अब उस चोरों की गैंग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। बिलाखिर अंकल तौसीफ की अनथक मेहनत मेरी और मेरी बेटियों की दुआएं रंग ले आई थी और उस गैंग के तमाम अफराद अपने सरगना समेत गिरफ्तार हो गए थे। आज अदालत में उनकी पेशी थी। तमाम कार्रवाइयों के बाद ये बात सामने आई थी कि गैंग के सरगना ने हमारे घर बोरी रखवाते हुए मेरे शौहर को देख लिया था।
लेकिन चूंकि उन दिनों उनके खिलाफ पुलिस अपना शिकंजा तंग किए बैठी थी, इसीलिए वो मेरे शौहर को ना पकड़ सका। मगर उसने एक चाल चली। उसने हमारे घर और हमारे घर के साथ वाले तमाम घरों में भी वैसे ही बोरियां कुछ केमिकल्स मिलाकर रख दी। चूंकि तमाम मोहल्ले वाले मुतवस्सित तबके के लोग थे, इसीलिए सभी अपने चेकअप के लिए करीबी सरकारी डिस्पेंसरी में ही जाते थे। इसी वजह से गैंग के सरगना ने उस डिस्पेंसरी की औरत को कुछ पैसों के एवज खरीद लिया और उसे हिदायत दी कि जब भी कोई औरत तुम्हारे पास आए तो तुमने उससे हमला होने की खबर सुनानी है। यूं मेरे और मेरी बेटियों समेत और भी बहुत सी औरतों को यही झूठी खबर सुनाई गई कि वो हामला है, और यूं मोहल्ले वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, जिसके नतीजे में मेरे शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब सबूतों और गवाहों के बाद जज साहब ने मेरे शौहर को बाइज्जत बरी कर दिया। मेरे शौहर ने और हम सब ने मिलकर अंकल तौसीफ को बहुत शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया था। मेरे शौहर अंकल तौसीफ के कहने पर ही हमें लेकर कराची शिफ्ट हो गए। हमारा सबर रायगा नहीं गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।